अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने एसएल सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था और एसएल सिस्टम ने हमने उसकी एसएल की इक्वेशन पढ़ी थी और कुछ उससे रिलेटेड बातें पढ़ी थी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम उससे रिलेटेड जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी एसएल इक्वेशन क्या थी। एसएल इक्वेशन थी डी ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी क्या थी, एक एसएल इक्वेशन थी। इसमें हमारे पास यहाँ पे ये जो लैम्डा है, इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू। क्या कहते हैं हम? आइगन वैल्यू। और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास फंक्शन बनता है उसको हम कहते हैं आइगन फंक्शन। ठीक है, तो आज हम कुछ बाउंड्री कंडीशंस पढ़ेंगे एसएल सिस्टम से रिलेटेड और फिर हम इस लैम्डा के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि हम आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं उस क्वेश्चन से और आइगन फंक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशंस अल्फा 1 u ऑफ ए प्लस अल्फा 2 u डैश ऑफ ए इक्वल्स टू 0, बीटा 1 u ऑफ बी प्लस बीटा 2 u डैश ऑफ बी इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशन। इस टाइप की हमारे पास जितनी भी कंडीशंस होती हैं उनको हम कहते हैं सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस। ओके, इसके बाद जो हमारे पास कंडीशंस आती हैं वो है डिरिचलेट। कौन सी कंडीशंस हैं? डिरिचलेट कंडीशंस हैं, न्यूमान कंडीशंस हैं और पीरियोडिक कंडीशंस हैं। तो वो वन बाय वन हम देख लेते हैं वो किस टाइप की होती हैं। ठीक है, तो पहली जो हमारी कंडीशन है वो है डिरिचलेट कंडीशन। क्या है? डिरिचलेट कंडीशन। डिरिचलेट कंडीशंस। ठीक है, तो इसकी आप डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ द सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस are of the form u of a equals to c1 and u of b equals to c2। ये जो हमारी सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस हैं अगर हमें मिल जाती हैं इस टाइप में, ठीक है, एसएल सिस्टम की एक इक्वेशन है उसके साथ हमें इस टाइप की कुछ कंडीशंस मिल जाती हैं कि यहाँ पर ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई इस तरह की कंडीशंस मिल जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमान बाउंड्री कंडीशंस। सेकंड है हमारे पास न्यूमान बाउंड्री कंडीशंस। ओके, if the separated boundary conditions are of the form ठीक है, कौन सी फॉर्म की? u डैश ऑफ ए इक्वल टू c1 डैश और u डैश ऑफ b इक्वल है c2 डैश। ठीक है, अगर हमें इस टाइप की बाउंड्री कंडीशंस मिल जाती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं न्यूमान बाउंड्री कंडीशंस। पहली वाली क्या थी? u ऑफ ए इक्वल्स टू c1, लेकिन अगर डेरिवेटिव के साथ आ जाए तो न्यूमान बन जाती हैं, वैसे आ जाए तो हम उनको क्या कहते हैं? डिरिचलेट कंडीशंस कहते हैं। ओके, तो ये हमने पढ़ी डिरिचलेट कंडीशंस और न्यूमान कंडीशंस। अब हमारे पास जो लास्ट है वो है बाउंड्री पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस। अब हम उनको देख लेते हैं वो किस टाइप की होती हैं और फिर हम चलेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है,
periodic conditions. Okay, periodic conditions क्या है? If the separated boundary conditions are of the form u of a इक्वल हो u of b और u डैश ऑफ a इक्वल हो u डैश ऑफ b के, अगर इस टाइप के हमारे पास कंडीशंस आती हैं क्वेश्चन के साथ तो वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं पीरियोडिक कंडीशंस। सबसे पहले जो हमने पढ़ी हैं वो है डिरिचलेट कंडीशंस। नंबर 2 पे हमने पढ़ी है न्यूमान बाउंड्री कंडीशंस और जो थर्ड हमने पढ़ी हैं वो क्या है? पीरियोडिक कंडीशंस या पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस इनको कहते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमने कहा था कि आइगन वैल्यूज होती हैं और आइगन फंक्शन बनता है, वो देखते हैं वो किस तरह बनता है। उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम करते हैं आज। बहुत ही आसान से क्वेश्चन होंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हमें गिवन क्वेश्चन है वो क्या है? हमें आइगन वैल्यूज से रिलेटेड, आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन क्या होते हैं। तो पहले तो आप ये देख लें कि आइगन वैल्यू है क्या। आइगन वैल्यूज एंड फंक्शन, आइगन वैल्यूज और इसके साथ आइगन फंक्शंस। ठीक है, द वैल्यूज of lambda in SL equation are called eigenvalues and the corresponding functions are called eigenfunctions of a non-trivial solution। ओके, कि आपके पास जो एसएल इक्वेशन होती है उसको जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? आइगन वैल्यू कहते हैं। और इस लैम्डा की कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फंक्शन बनता है उसको हम कहते हैं आइगन फंक्शन। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए, ठीक है, ट्रिवियल के लिए नहीं। और नॉन ट्रिवियल क्या होता है? नॉन जीरो कहलाता है। नॉन जीरो इज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आता है तो उसको हम छोड़ देंगे, हम जाएंगे इसकी तरफ, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की तरफ। और जब हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देख लेंगे तो वहां से हमें आइगन वैल्यू भी मिलेगी और हमें आइगन फंक्शन भी मिलेगा वहीं से। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड eigenvalues and eigen function of y double dash plus lambda y equals to 0 with boundary conditions u of 0, y of 0 equal है 0 and y of 1 इक्वल है 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमें किस टाइप की कंडीशंस मिली हैं? ये हमें मिली हैं डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है,
कौन सी कंडीशंस हैं, डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो ये देख लें, इसको क्या देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1। और सॉल्व किसके लिए करना, हमने इस लैम्डा के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे, 3 केसेस। कौन कौन से, नंबर 1 लैम्डा इज इक्वल टू 0, नंबर 2 लैम्डा इज लेस देन 0, एंड नंबर 3 हमारे पास है लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। ये 3 केसेस हैं। इसके लिए हमने लैम्डा की वैल्यू 0 रखकर चेक करना है, लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 रखकर चेक करना है, और लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखकर यहाँ पर चेक करना है कि आया हमें कौन सी ऐसी इक्वेशन है जहाँ से हमें आइगन वैल्यू मिल रही है और आइगन फंक्शन मिल रहा है। यानी कि उस इक्वेशन का एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा जिससे हमें एक आइगन वैल्यू भी मिलेगी और आइगन फंक्शन मिलेगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें इसका आंसर मिलता है। केस 1, when lambda is equal to 0, put in 1। यहां पे पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, y डबल डैश प्लस 0 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज d स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 0 0। ठीक है, कौन से रूट्स हैं, रिपीटेड रूट्स हैं, रिपीटेड रूट्स आए। तो हम इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, y ऑफ x इज इक्वल टू c1 प्लस c2 x, विच इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम अपनी बाउंड्री कंडीशंस को यूज करेंगे। y ऑफ 0 equals to 0, this implies x is equal to 0 and y is equal to 0। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो y भी 0, c1 प्लस c2 और x भी 0। यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो c2 भी 0। तो हमारे पास क्या बनेगा, c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी जो कंडीशन है वो है y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। जब x की वैल्यू 1 हो तो हमारे पास y की वैल्यू 0 होती है। तो देखेंगे हम सोल्यूशन में तो क्या बनता है हमारे पास, y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो c1 तो ऑलरेडी 0 है, ये तो 0 ही है, तो x की जगह आ जाएगा 1 और c2 और y की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 आ जाएगा और x की जगह 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखें ये 0, क्योंकि y हमारे पास क्या है, 0 है, और c1 ऑलरेडी 0 है, प्लस c2 और x की वैल्यू 1, दिस इंप्लाइज c2 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इन c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो y ऑफ x हमारे पास क्या आता है, 0, which is a trivial solution। लेकिन हमें ट्रिवियल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो अब हमने अभी एक केस किया है, फर्स्ट वाला, तो अब हम सेकंड केस कर लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या बनता है कि हमारे पास सॉल्यूशन जो आएगा वो ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल होगा। ठीक है, केस नंबर हमारे पास है 2।
केस नंबर 2 व्हेन लैम्डा इज लेस देन 0। तो फिर हम एक लैम्डा को एज्यूम कर लेते हैं, क्या होगा वो, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एल्फा स्क्वायर ले लेते हैं। क्या करते हैं हम, माइनस एल्फा स्क्वायर ले लेते हैं। और जब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यहाँ पे आप लिखें पुट इन 1, तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, y डबल डैश माइनस एल्फा स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम बनाएंगे अगर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएं तो ये है डी स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर y equals to 0 and this implies d equals to plus minus alpha। और ये हमारे पास कौन से रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखते होते हैं, इसका सोल्यूशन हम लिखते हैं y of x is equal to c1 e power alpha x plus c2 e power minus alpha x is equation number 3। ओके, अब इस इक्वेशन नंबर 3 में हम अपनी बाउंड्री कंडीशंस की वैल्यूज को पुट करेंगे और देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या बनता है। ओके, तो पहली हमारी जो बाउंड्री कंडीशन है वो है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पुट करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 0 इक्वल्स टू c1 प्लस c2, क्योंकि यहाँ पे जब 0 होगा मल्टीप्लाई होगा e पावर 0 और इधर भी e पावर 0, तो दोनों का आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा c1 प्लस c2, दिस इंप्लाइज c1 इज इक्वल टू माइनस c2, c1 की वैल्यू आ गई माइनस c2। अब दूसरी कंडीशन है हमारे पास y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम उसको देख लेते हैं, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल्स टू 0। पुट करें यहाँ पर, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आया 0, c1 की वैल्यू क्या है, माइनस c2, तो ये तो है आपके पास, यहाँ आ जाएगा माइनस c2 e पावर अल्फा। ओके, c1 की वैल्यू क्या पुट की, माइनस c2, और x की यहाँ पे 1 होगी तो e पावर अल्फा, और प्लस c2 e पावर माइनस अल्फा। यहाँ से अगर हम c2 कॉमन लें तो अंदर क्या आएगा, c2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा e पावर माइनस अल्फा माइनस e पावर अल्फा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो चीज़ों का प्रोडक्ट आ गया और दो चीज़ों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाए तो या तो फर्स्ट फंक्शन 0 होता है या सेकंड 0 होता है। ठीक है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये देखें e पावर माइनस अल्फा माइनस e पावर अल्फा, ये तो 0 नहीं हो सकता, विच इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज c2 इज इक्वल टू 0। जब c2 हमारे पास 0 है तो यहाँ पे जब हम c2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो c1 इज आल्सो 0, c1 भी 0, c2 भी 0, और यहाँ पे पुट करेंगे जब हमारे पास y क्या आ जाएगा, y ऑफ x आ जाएगा 0। दिस इंप्लाइज y ऑफ x इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। जबकि हमें किसकी जरूरत है, हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की जरूरत है। ठीक है, तो अब हम थर्ड केस करेंगे और हमें वहां से मिलेगा हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इसको नहीं मिटाते हम, when lambda is greater than 0, तो हम लैम्डा को क्या ले लेते हैं, लैम्डा ले लेते हैं हम अल्फा, हम क्या लेते हैं, लैम्डा को अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करें
y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज d स्क्वायर प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0 एंड दिस इंप्लाइज d हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा लैम्डा स्क्वायर रूट. ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गए हैं, कम्प्लेक्स रूट आ गए हैं और हम सोल्यूशन लिखना जानते हैं. वो क्या होता है, y ऑफ x इज इक्वल टू c1 cos स्क्वायर रूट लैम्डा x प्लस c2 साइन स्क्वायर रूट लैम्डा इंटू x. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4. ओके, अब हम फिर अगेन अपनी बाउंड्री कंडीशंस को यूज करेंगे और इन C1 और C2 की वैल्यूज को फाइंड करेंगे. ओके, तो y ऑफ 0 जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है इक्वल है 0 और इम्प्लाइज करती है x भी 0 और y भी 0. पुट करें अगर 4 में तो यहाँ पे आएगा y 0 आ गया और x भी 0. जब ये भी 0 ये भी 0, साइन 0 क्या होता है, साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, जबकि कॉज ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है. तो यहाँ से ये तो हो जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ 0 क्या होगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास c1 इज इक्वल टू 0. c1 क्या बन जाएगा 0. अब हमारे पास कंडीशन है सेकंड, y ऑफ 1 इक्वल है 0. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0. फिर अगेन यहाँ पे पुट करें, c1 की वैल्यू भी पुट करें, तो ये है आपके पास 0 इक्वल है 0 प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर ये जब 1 होगा तो पीछे क्या बचेगा, c2 साइन के रूट. ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी क्योंकि x तो 1 हो जाएगा. अब फिर हमारे पास क्या बना, हमारे पास ये बना कि हमारे पास दो वैल्यूज हैं, c2 है साइन स्क्वायर रूट लैम्डा इक्वल्स टू 0 है. ओके, दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, या तो फर्स्ट 0 या फिर सेकंड 0. अगर हम फर्स्ट को ही अगर हम कहते हैं कि c2 इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास फिर से क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा. क्या आ जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा. हमें ट्रिवियल की जरूरत नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, c2 इज नॉट इक्वल टू 0. अगर c2 नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर क्या आ जाएगा, साइन square root lambda equals to 0. This implies square root lambda is equal to sin inverse 0. क्या आ जाएगा, sin inverse 0 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से आएगा हमारे पास n पाई, क्योंकि पाई पर भी साइन 0 होता है और उसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे उन पर भी साइन की वैल्यू 0. ठीक है, तो यहाँ से आया square root lambda is equal to n pi and this implies lambda is equal to n square pi square. ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई. क्या हुआ, हमारे पास क्या हुआ कि लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है. क्या है लैम्डा की वैल्यू, n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये इसको क्या कहते हैं हम, आइगन वैल्यू. अब इस वैल्यू को आपने यहाँ पुट करना है इस लैम्डा की जगह. और c1 हमारे पास ऑलरेडी 0 था, यहाँ पे हमने निकाला था c1, ये देखें c1 0 था, ये तो हो जाएगा 0. ओके, पीछे रह जाएगा ये. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो आइगन फंक्शन बनेगा, क्या बनेगा, आइगन फंक्शन. देखिए हमारी जो आइगन वैल्यू आई है वो है लैम्डा इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर. तो यहाँ से हमारा जो फंक्शन बनेगा y ऑफ x इज इक्वल टू, ये तो है 0, तो यहाँ से आएगा c2 साइन स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से आ जाएगा n पाई x. ये हमारा क्या बन गया, आइगन फंक्शन. इसको क्या कहते हैं हम, आइगन फंक्शन. आइगन फंक्शन. और ये क्या है, इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू. ओके, ये है हमारे पास आइगन फंक्शन और इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू. ठीक है, इससे रिलेटेड 3 और क्वेश्चन है, 3 या 4 क्वेश्चन हैं,
वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यही था कि हमने बाउंड्री कंडीशंस पढ़ी, कुछ बाउंड्री कंडीशन पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन, न्यूमान बाउंड्री कंडीशन, पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। फिर हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको सॉल्व किया। किसके लिए सॉल्व किया? आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के लिए। और याद रखें हमें आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से मिलेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन से नहीं मिलेगा। और एक और बात, जितनी ऑर्डर की हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये थी सेकंड ऑर्डर, तो हमारे जो कांस्टेंट बनते हैं, जैसे हमारे यहाँ दो कांस्टेंट हैं C1 और C2, तो आपका जो सॉल्यूशन होता है उसमें कांस्टेंट की तादाद उतनी ही होती है। जितनी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन उतने ही कांस्टेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर।